हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। ये हमारे टीयर 1 का एग्जाम जो अगले 14 या 15 दिसंबर को होने वाला है। तो उसमें पीजीटी फिजिक्स के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो ऑलरेडी मैं उसके क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ। जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड्स हैं उसके क्वेश्चन 5 सेट मैं उसके ले चुका हूँ और उसके बाद अगले 3 सेट्स केस स्टडी के बाद लूँगा। केस स्टडी का पहला लेक्चर आज है। ये जो जितने भी सेट्स मैं ले रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इनको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन मान के मत करना। ये एक तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं या एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से रहेगा, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, उसका एक प्रेडिक्शन मॉडल है ना। तो अगर आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो आपको प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो एग्जाम करना, क्रैक करना आपका इनएविटेबल हो जाता है। तो इन क्वेश्चंस को सीरियसली लेना, क्योंकि यहां से आपको पैटर्न का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पैटर्न आने वाला है या आ सकता है। डिफिकल्टी लेवल का आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, इन वीडियोस को देखने के पहले प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पॉसिबल हो तो इन वीडियोस को शेयर भी जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का पहला लेक्चर। तो पहला जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, अच्छा पहला तो मैं आपको बता दूं, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे इनमें केस दिया होगा, उसके ऊपर आपसे 2 या 3 क्वेश्चन जितने भी फ्रेम में वो करना चाहे, जो क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, तो वो यहाँ पर 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चंस वो देंगे वो यहाँ पर आपको केस के ऊपर मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हो सकता है एक ही क्वेश्चन हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि एक कार है जो कि एक क्राउडेड मार्केट से जा रही है ना, धीरे जा रही है, और उसके बाद फिर वो हाईवे पे जाती है, और हाईवे पर जब जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और फाइनली वो रुक जाती है। अब एक फिजिक्स टीचर जो है वो इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हेल्प से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हेल्प से और एवरेज स्पीड से। तो फिजिक्स टीचर इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से और एवरेज स्पीड से। ये सारी कहानी जो एक क्राउडेड मार्केट वाली, जब उसने धीरे की कार को तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, फिर स्पीड ऑन हाईवे वाला टाइम ग्राफ से, और फिर वो रुक जाता है एवरेज स्पीड। वो सारी तीनों चीज़ें इसने बताई है फिजिक्स टीचर ने। तो अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो टीचर है उसका इस केस में पर्पस क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। पहला है कि रट्टाफिकेशन को बढ़ावा देना, यानी कि रटने वाली प्रवृत्ति है उसको बढ़ाना। दूसरा क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स है उनको रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना। तीसरा है कि उसको मेमोराइज कराना, इंक्रीज मेमोराइजेशन, यानी कि उसमें रटने की आदत डालना। और चौथा है जो स्टूडेंट है उसके पार्टिसिपेशन को, उसकी भागीदारी को अवॉइड करना। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस तरह का कहानी सुनाकर जो एक टीचर है वो बच्चे से ये चाहता है कि वो बच्चे को एक रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करे कि ऐसे मार्केट में जा रहे हो, क्योंकि वो देखा होता है बच्चे ने कि गाड़ी धीरे चलेगी, फिर हाईवे पर जाएगी तो गाड़ी तेज़ चलेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें बच्चे ने देखी होती है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को रियल लाइफ जो प्रॉब्लम है उससे कनेक्ट करना चाहता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इसी केस के ऊपर ये क्वेश्चन है कि दिस टीचिंग अप्रोच बिलोंग्स टू, यह शिक्षण दृष्टिकोण किस श्रेणी में आता है? पहला है कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवाद। दूसरा है बिहेवियरिज्म। तीसरा है लेक्चर मेथड और चौथा है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। सबसे पहले बात कर लें कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो होता क्या है। इस कंस्ट्रक्टिविज्म में होता क्या है कि जो लर्नर है, मतलब जो सीख रहा है, वो अपनी खुद की नॉलेज को बिल्ड करता है एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटी के थ्रू, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो लर्नर है, लर्नर एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटी के थ्रू अपनी नॉलेज बिल्ड करता है, ये कहाँ पर है? बिल्ड करता है। ये किस केस में है? ये पहले केस में। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये होता है। दूसरा है बिहेवियरिज्म में क्या होता है कि जो लर्नर है उसकी जो लर्निंग है वो उसके उसके जो बिहेवियर है, उसके बिहेवियर में जो ऑब्जर्वेशंस, उसके बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके वहाँ पर उसकी लर्निंग्स देखी जाती है। तो उसको हम कहते हैं बिहेवियरिज्म। लेक्चर मेथड क्या होता है? सिर्फ लेक्चर डिलीवर कर देना। और रीइंफोर्समेंट थ्योरी का क्या होता है कि यहाँ पर जो लर्निंग है वो इंक्रीज की जाती है व्हेन डिजायर्ड बिहेवियर थ्रू रिवॉर्ड। यहाँ पर जो
लर्नर है उसकी जो लर्निंग है उसको इंक्रीज करने के लिए उसको फीडबैक या उसको रिवॉर्ड्स मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई चॉकलेट दे दिया या कुछ दे दिया, उसके थ्रू वहाँ पर उसकी जो लर्निंग है उसको बढ़ाया जाता है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी के थ्रू उसकी जो लर्निंग है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि निर्माणवाद। तीसरा क्वेश्चन, विच स्किल इज स्ट्रेंथन्ड बाय डिस्कसिंग द कार्स वेयरिंग मोशन। कार की जो लगातार परिवर्तित होती गतियां है उससे यहाँ पर कौन सी स्किल की क्षमता, कौन सी जो क्षमता है वो विकसित होती है। स्किल का मतलब है क्षमता, कौन सी क्षमता विकसित होती है। पहला है रिकॉल। देखो रिकॉल करना तो होगा नहीं, रिकॉल करना मतलब कोई चीज़ को पुनः वापस अपने दिमाग में लाना, तो यहाँ ऐसा कोई रिकॉल नहीं करा रहे हैं उसको, तो ये तो होगा नहीं। फिर दूसरा है रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन, मतलब उसको सोचने पर मजबूर करना, अलग अलग स्पीड बताना, है ना। तो अलग अलग स्पीड से वो डेटा निकालेगा, फिर वहाँ से वो फॉर्मूला लगाएगा, तो उसको रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन मतलब कि सोचने की तार्किक शक्ति उसको देना, चीज़ों को कनेक्ट करना। तो रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन सही है। डिक्टेशन, यहाँ पर कुछ डिक्टेट हो नहीं रहा है, डिक्टेट मतलब कुछ नोट्स नहीं लिखे जा रहे और किसी कॉपी वैल्यू जो है कोई कॉपी हो नहीं रही है। तो सी और डी ऑप्शन कट हो गया, तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अभी तक 3 क्वेश्चन जो हमने किए वो पहले केस के ऊपर बेस्ड थे, अभी पहले केस के ऊपर ही चौथा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में बोला गया है, जब टीचर स्टूडेंट से पूछता है ग्राफ बनाने के लिए फॉर द स्टोरी, इस स्टोरी जो भी उसने स्टोरी बताई कार की, उसके ग्राफ बनाने के लिए अगर वो बच्चों को कहता है तो वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। पहला है कंसेप्ट एप्लीकेशन, यानी कि जो कंसेप्ट उस बच्चों ने सीखे हैं उनकी अवधारणा का प्रयोग किस तरह से हो रहा है। दूसरा, वो उनको फॉर्मूला रटवाना चाह रहा है, मेमोराइज करवाना चाह रहा है। तीसरा, पैसिव लिसनिंग का मतलब होता है बच्चे केवल सुनते रहें बस, है ना। तो उसका उद्देश्य ये तो कतई नहीं है कि वो बच्चे पैसिव लिसनिंग करें। चौथा है मैकेनिकल लर्निंग का मतलब है कि बच्चों को रटवाना, नोट करवा दिया और रटवा दिया, तो वो भी उसका उद्देश्य है नहीं। अब इतना तामझाम वो कर रहा है, इतनी कहानियां सुना रहा है, तो रटवाना होता था उसको सीधा सीधा वैसे ही रटवा देता। अब वो ये सब जो कर रहा है, वो कहानी सुना रहा है, ये सब कर रहा है, तो वो करना क्या चाहता है, वो रियल लाइफ के थ्रू बच्चों को आसानी से समझाना चाहता है, यानी कि किस तरह से जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग होता है रियल लाइफ में। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, कंसेप्ट एप्लीकेशन। आंसर क्या आ जाएगा, कंसेप्ट एप्लीकेशन। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, जिसके 4 पार्ट बन गए। तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और पहला केस कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बिल मतलब बिजली का उपभोग बिल। तो यहाँ पर एक टीचर है जो घर का बिजली का बिल शो करता है बच्चों को, और बच्चों से कहता है कि आइडेंटिफाई यूनिट्स कंज्यूम्ड, पीक लोड, तो इस बिल में से कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है वो आप पहचानो, देखो। पीक लोड कितना है वो देखो, और कॉस्ट कितना है, और अचानक से बिल के बढ़ने का, यानी कि दाम बढ़ने का, मतलब कि जो बिजली का बिल आया है उसके बढ़ने का, कंजम्पशन बढ़ने का रीज़न क्या है। तो बच्चों से ये जानना चाह रहा है। वो कह रहा है बच्चों को बिजली का बिल थमा के कि इसमें कितनी यूनिट कंज्यूम हुई, कितनी यूनिट की खपत हुई वो देखो, पहला। दूसरा, इसमें पीक लोड देख के बताओ। तीसरा, वो कहता है कि इसका खर्चा कितना है, मतलब बिजली का बिल कितना है, और फिर बिजली के बिल के बढ़ने का कारण बताओ। तो वो ये सारी चीज़ें बच्चों से पूछ रहा है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है कि दिस केस मेनली हेल्प्स इन टीचिंग, तो यह केस टीचिंग में क्या सिखाने के लिए है। तो पहला है कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ तो यहाँ पर कोई चक्कर ही नहीं है कूलम्स लॉ का, तो है ना, यहाँ कोई चार्ज वार्ज की बात तो हो नहीं रही है। दूसरा, वो ये सिखाना चाहता है कि पावर और एनर्जी के बारे में, तो यहाँ तो बिल्कुल सही है, पावर और एनर्जी के बारे में वो सिखाना चाह रहा है। मैग्नेटिज्म, यहाँ पर चुंबकत्व का कोई लेना देना नहीं है, और काइनेमेटिक्स का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको सीधा सीधा प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द बेस्ट लर्निंग आउटकम ऑफ दिस केसेस, इस केस का वास्तविक अधिगम परिणाम क्या है। फॉर्मूला रिपीट करना। अब यहाँ पर फॉर्मूला तो वो कोई रिपीट करवा नहीं रहा है, वो बच्चों को कह रहा है कि सिर्फ तुम डाटा निकालो कि पीक लोड का डाटा देखो क्या है, बिजली का बिल कितना आया है, बढ़ा कितना है ना, यूनिट्स क्या है, तो वो सब देखो। तो वो बच्चों को क्या एनालाइज कराना चाह रहा है, जो रियल डाटा है उसको एनालाइज कराना चाह रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तीसरा चौथा ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन में बोला है स्टूडेंट्स जस्ट रीड बिल, कि बच्चे सिर्फ बिल पढ़ें, तो वो उसका मकसद है ही नहीं, उसको पढ़ा के क्या कर लेगा वो, और आंसर गैस करें तो वो भी उसका कोई मकसद नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इन केस बेस्ड पेडागोजी टीचर रोल इज, केस बेस्ड पेडागोजी जो है उसमें जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिका होती है।
तो पहला है कि नॉलेज डिक्टेटर, कि वो अपने ज्ञान को डिक्टेट करे, तो वो अपने ज्ञान को डिक्टेट नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ पर सीधी सी बात है। या किसी भी जो केस बेस्ड पैडागोजी होती है उसमें नॉलेज डिक्टेटर नहीं होती, वो एक पार्ट होता है पर पूरी तरह से नॉलेज डिक्टेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी केस बेस्ड पैडागोजी होती है उसमें जो टीचर है वो मार्गदर्शक का रोल करता है। वो किसका रोल करता है? मार्गदर्शक। यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने जो भी केस देखे, यहाँ पर उसने एक कहानी सुनाई, फिर वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि डेटा को देखो, उसको एनालाइज करो, है ना, और उसके बाद ग्राफ बनाओ, या ये बताओ कि ये खर्चा बढ़ा क्यों। तो वो एक तरह से मार्गदर्शक का काम हो रहा है कि आपको ये डेटा निकालना है और ये डेटा निकालने के बाद ये चीज़ों के आपको गौर करना है। तो वो एक तरह से किसका काम कर रहा है? मार्गदर्शक का काम कर रहा है। सोल इवेल्युएटर यानी कि वो खुद केवल इवेल्युएशन करना चाहता है, गणना करना चाहता है, तो वो ऐसा है नहीं। कोई नोट्स प्रोवाइड यहाँ पर हो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। केस थर्ड जो है उसमें पूछा गया है, टीचर नरेट्स अ स्टोरी। एक टीचर स्टोरी बताता है। एक आदमी है जो लिफ्ट में वेटलेसनेस यानी कि भारहीनता की स्थिति महसूस करता है जब रस्सी टूट जाती है, लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है। तो स्टूडेंट्स डिस्कस फ्री फॉल, शूडो फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो एक टीचर है जो बच्चों को वेटलेसनेस के लिए एक कहानी सुनाता है और उसके बाद ये कहता है कि अब इसके बाद स्टूडेंट से पूछता है कि फ्री फॉल क्या होता है, शूडो फोर्स क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो बनता है वो ये बनता है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो किस अवधारणा को समझने में मदद होती है स्टूडेंट्स की। तो पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दूसरा है अपरेंट वेट, तीसरा है बायोन्सी और चौथा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड जो लिफ्ट वाले क्वेश्चन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कतई दूर दूर तक संबंध नहीं है। बायोन्सी यानी कि जो उत्प्लावन बल है उसका कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। अब लिफ्ट वाले वेट में अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है तो वहां पर आपको ये पता होगा कि अपरेंट वेट वाली बात चलती है ना, कि लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अपरेंट वेट कितना हो जाता है? mg+a। और जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो अपरेंट वेट कितना हो जाता है? mg-a। तो यहाँ पर बच्चों को किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा है? वो अपरेंट वेट यानी कि आभासी भार के बारे में बताना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। केस स्टडी मेथड हेयर प्रमोट्स विच लेवल ऑफ कॉग्निशन। यहां पर केस स्टडी, जो ये वाली केस स्टडी है, वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस स्तर को बढ़ावा देता है? ब्लूम टैक्सोनॉमी के ये जो कॉग्निशन है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पार्ट है, तो वो किस स्तर को बढ़ावा देता है? तो पहला है रिमेंबर का मतलब है याद कराना, तो याद कराना तो मकसद है नहीं ब्लूम टैक्सोनॉमी का। दूसरा है अप्लाई, मतलब कि आप कंसेप्ट को किस तरह से अप्लाई करते हैं, उसका अनुप्रयोग किस तरह से करते हैं, वो एक बिल्कुल ठीक बात है। क्रिएट मतलब कि ऐसा बना दो, तो वो भी मकसद नहीं है। रिकॉल का मतलब है वापस चीज़ों को दिमाग में लाना, तो वो भी उसका कोई मकसद नहीं है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टूडेंट्स डिस्कसिंग रीजन फॉर वेटलेसनेस शोज। स्टूडेंट आपस में भारहीनता की स्थिति को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये किसका उदाहरण है? पहला है हाई ऑर्डर थिंकिंग, दूसरा है लो लेवल मेमोराइजेशन, तीसरा है कॉपिंग डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं चल रही, गैस वर्क नहीं मार रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करना का मतलब है कि वो अपना टाइम उसमें दे रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो हाई लेवल की थिंकिंग चल रही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चौथा केस देखो। चौथे केस में बोला गया है एक टीचर दो सोलर प्रेशर कुकर के जो कि अलग अलग कंडीशंस में यूज हुए हैं उसके रियल डाटा को शो करता है बच्चों को। और उसमें डेटा में क्या क्या है? शाइनी सरफेस, जो कुकर की शाइनी सरफेस है वो, क्लाउडी वेदर कैसा था, इंसुलेशन डिफरेंस, और स्टूडेंट कंपेयर हीटिंग टाइम्स। और स्टूडेंट से कहता है कि हीटिंग टाइम को कंपेयर कीजिए, है ना। दो अलग अलग प्रेशर कुकर है, सोलर प्रेशर कुकर, उनके अलग अलग कंडीशन में डेटा उसने निकाले, वो बच्चों को दिखाता है और उनसे कहता है कि इनका जो हीटिंग टाइम है उनको कंपेयर कीजिए। तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन है कि दिस केस हेल्प्स स्टूडेंट लर्न। तो ये केस स्टूडेंट को क्या सीखने में मदद करता है? पहला है न्यूक्लियर फिजिक्स, कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैट्स, कोई मतलब नहीं है। रोटेशनल मोशन, तो हीट ट्रांसफर और एफिशिएंसी, तो वो किसकी बात कर रहा है? वो हीट ट्रांसफर और एफिशिएंसी की बात कर रहा है। यानी कि सही आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आस्किंग स्टूडेंट्स टू जस्टिफाई विच वन कुकर इज मोर एफिशिएंटली डेवलप। छात्रों से यह पूछना कि कौन सा कुकर अधिक कुशल है, किसको विकसित करता है। तो छात्रों से यह पूछना कि कौन सा
कुकर अधिक विकसित है, तो मैकेनिकल एक्यूरेसी का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल फोर्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। कुछ रटवाना वो चाह नहीं रहा है। लिसनिंग स्किल्स यानी कि सुनने की क्षमता को बढ़ावा देना, इसका कोई मकसद नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग, कौन सी थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में वो यहाँ पर बात कर रहा है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। केस स्टडी पैडागोजी इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन, केस आधारित शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? जब केस अनरिलेटेड टू फिजिक्स हो? नहीं। केस जटिल हो और वास्तविक हो? जब केस जटिल हो और वास्तविक हो तब जब जो केस स्टडी बेस्ड पैडागोजी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। थियोरेटिकल में केस स्टडी का कोई मतलब नहीं होता, और जब स्टूडेंट्स को डिस्कस ना करने दिया जाए तो वहां पर भी इसका कोई सेंस है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केस स्टडी का 5वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक स्टोरी इज गिवन अ पैसेंजर, एक स्टोरी दी गई है जिसमें एक पैसेंजर जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है 2 ट्रेनों को ऑब्जर्व करता है जो अलग अलग स्पीड पर एक दूसरे को पास करती है। स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट को यूज़ करके जो ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में बताइए। तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन है कि दिस केस क्लैरिफाई विच कंसेप्ट, तो यह केस किस अवधारणा को स्पष्ट करता है? पहला, वर्क एनर्जी थ्योरम का यहाँ पर कोई लिंकेज है नहीं। रिलेटिव मोशन, क्योंकि यहाँ रिलेटिव मोशन की बात हो रही है, 2 ट्रेनें आपस में एक दूसरे के सापेक्ष चल रही हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन की बात हो रही है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट, तेज ट्रेन धुंधली क्यों दिखती है, यह पूछना किसे प्रोत्साहित करता है? तो सुपरफिशियल लर्निंग मतलब आभासी। साइंटिफिक रीजन, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये पूछना कि तेज ट्रेन धुंधली क्यों दिख रही है, तो वो साइंटिफिक रीजन होगा उसके पीछे कोई, तो वो साइंटिफिक रीजन को जो है वो प्रमोट करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस बेस्ड पैडागोजी मेन्स डिफर फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकॉज, केस आधारित शिक्षण समस्या समाधान से कैसे अलग है? क्योंकि केस हैज़ रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, केस जीवन के वास्तविक संदर्भ से जोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर अगला है कि केस हैज़ फिक्स न्यूमेरिकल आंसर, नहीं ऐसा कोई नहीं है, यहाँ आंसर बदल सकते हैं। अवॉइड डिस्कशन, केस जो होते हैं केस आधारित वहाँ पर डिस्कशन नहीं किए जाते, वहाँ पर डिस्कशन ही किए जाते हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला ही रिक्वायर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो एक केस स्टडी के बेस के ऊपर हमने करीबन 5 क्वेश्चन डिस्कस किए और 5 को मिला के करीबन 16 क्वेश्चन हमने किए। आई होप यहाँ से आपको एक ठीक ठाक आइडिया लग जाएगा एग्जाम में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी इसके ऊपर 2 लेक्चर आने और बाकी है, और मैं फिर कहने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, ये आपका जो फ्यूचर पेपर है उसका प्रेडिक्शन मॉडल है। और अगर आपको क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो एग्जाम क्रैक करना आपका इनएविटेबल हो जाता है। मेरी बात आप ये याद रखना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।